नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका हिस्ट्री का मेंटर और हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में और हमने इससे पहले कुछ चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है भू राजस्व नीतियों के बारे में। तो हम आज भी बात करेंगे ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों की। तो हम बात करेंगे आज भू राजस्व नीतियों की, ब्रिटिश भू राजस्व नीति। तो भारतीय परिक्षेत्र में ब्रिटिश अंग्रेजों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इनको भू राजस्व प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्धारण करना पड़ा और इन्होंने इसका संचालन कैसे किया, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो जैसे इंग्लैंड में जो औद्योगिक वो चल रहा था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, कच्चे माल की प्राप्ति करनी है, ठीक है। उसके अलावा जैसे इनको साम्राज्यवादी विस्तार करना है अंग्रेजों को, तो साम्राज्यवादी विस्तार के लिए इनको धन की आवश्यकता पड़ती है। साम्राज्यवादी विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने विभिन्न विस्तार जब कर रहे हैं तो वहाँ पर विभिन्न अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, तो उनको अधिकारियों को वेतन भत्ते देने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों के लिए भी इनको धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस धन की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? तो यहाँ पर क्योंकि भारत एक उपनिवेश है इनका, तो यहाँ पर ये ऐसी अपनी नीतियां संचालित करते हैं, नीतियों का ऐसा प्रबंधन करते हैं इनकी जो धन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। इसी क्रम में विभिन्न भू राजस्व नीतियां बनाते हैं और इन नीतियों को संचालित करते हैं अपने लाभ के लिए, धन की आवश्यकता के लिए, ठीक है। और इन नीतियों में हम यहाँ पर देखेंगे हम कि विभिन्न नीतियां कौन कौन सी थी, विभिन्न नीतियां कौन कौन सी इन्होंने नीति बनाई, ठीक है। और फिर इसके बाद हम अंत में परिणाम देखेंगे, इन सभी नीतियों का क्या परिणाम रहा, भारतीयों के परिदृश्य से भी देखेंगे कि भारतीयों को कुछ लाभ हुआ, नहीं हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, ये सब देखेंगे। और ब्रिटिशों ने अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाई तो इनको इसका कहाँ तक फायदा हुआ, इनको कहाँ तक इसका प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज देखेंगे। इनकी विभिन्न नीतियों में हम 3 प्रचलित नीतियां देखेंगे, जिसमें पहली है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद हम देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और इसके बाद हम बात करेंगे महालवाड़ी के बारे में, ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त। ये नीतियां क्या थी, इनके उद्देश्य क्या थे, इनकी विशेषता क्या थी और इन नीतियों के अलग अलग परिणाम भी देखेंगे। वो तो एक सामूहिक सम्मिलित परिणाम देखेंगे सारी नीतियों का, इसके अलावा यहाँ पर भी हम इनका अलग अलग परिणाम भी देखेंगे। जैसे इस नीति की बात हम यहाँ पर थोड़े थोड़े इसमें कर लेते हैं, फिर एक एक नीति को डिटेल से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जैसे ये नीति है तो यहाँ पर एक तरफ तो सरकार रहती है और एक तरफ जमींदार वर्ग को ये भूस्वामी मानते हैं, जमींदारों को भूमि का स्वामी मान के उनसे कर वसूली करते हैं। तो यहाँ पर जमींदार वर्ग के साथ ये भू राजस्व समझौता करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस नीति को स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। ये नाम भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार ये नाम ना देके जमींदारी प्रथा ये नाम पूछ लेता है, तो ये जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कुल ब्रिटिश भारत उस समय भारत में जितना भी हिस्सा ब्रिटिशों के कब्जे में था, तो कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर इसको लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त को, ठीक है। इसके बाद जैसे रैयतवाड़ी की बात करें हम, तो यहाँ पर भी एक तरफ सरकार और एक तरफ यहाँ पर किसानों को भूस्वामी बना लिया गया और भूस्वामी किसानों के साथ जो राजस्व संबंधी समझौते थे वो किसानों के साथ किया गया और राजस्व सीधे किसानों से यहाँ पर लिया जाता था, ठीक है। ये कुल ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसके बाद आती महालवाड़ी। इसमें जो महाल है तो महाल का मतलब ही होता है गांव, ठीक। तो गांव, तो पूरे गांव के साथ समझौता कर लिया और जो गांव का मुखिया होता है उससे कहा गया कि आपको मुखिया के साथ समझौता कर लिया और मुखिया के पास सारे गांव के लोग राजस्व संबंधी जो कर है वो राजस्व मुखिया के पास जमा करेंगे और फिर मुखिया सरकार को ये पूरा राजस्व प्रदान करेगा, ठीक है, सरकार को। तो
गांव के साथ, मतलब गांव को पूरे पूरे गांव के एक समूह को भू राजस्व से उनके साथ समझौता किया, भू राजस्व से संबंधित समझौता। ठीक है, अब हम इन नीतियों पर एक एक करके अलग से चर्चा करते हैं विस्तार से। हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त पर। भू राजस्व नीतियों में पहली नीति हमारी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको भी विभिन्न चरणों में देखेंगे हम। देखिए, जब भी कोई नीति हो या कोई भी टॉपिक हो, उसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका कि उस टॉपिक को हम छोटे छोटे खंडों में बांट लें, ताकि ये जब हम इसको छोटे छोटे खंडों में से बांट के पढ़ेंगे तो ये हमको लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से ऐसी चीजें पढ़ती चलनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पृष्ठभूमि, इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके संदर्भ में, चालू करने के संदर्भ में। उसके बाद हम इसकी उद्देश्य देखेंगे, इसके क्या उद्देश्य रहे और इन उद्देश्यों की पूर्ति हुई नहीं हुई, ये चीजें हम आगे परिणाम में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस नीतियों की मतलब स्थायी बंदोबस्त की विशेषता देखेंगे, इसके क्या प्रावधान थे, इसमें क्या प्रावधान थे, इसके क्या प्रावधान थे, इसकी क्या विशेषताएं थी, ये देखेंगे। इसके बाद हम इसका परिणाम देखेंगे, इस नीति का, स्थायी बंदोबस्त का परिणाम को भी हम 2 पॉइंट में विभाजित करके देखेंगे, एक तो सकारात्मक पॉजिटिव और एक नकारात्मक। तो सकारात्मक ब्रिटिश के संदर्भ में, नकारात्मक भारतीयों के संदर्भ में भी, और कुछ एक मामले में ब्रिटिश के संदर्भ में भी नकारात्मक इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो हम देखेंगे। ठीक है, बात की जाए इसके पृष्ठभूमि की, तो पृष्ठभूमि में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो स्थायी बंदोबस्त थी, तो इसके संदर्भ में सबसे पहले विचार फ्रांसिस ने दिया था, जो वारेन हेस्टिंग की कार्यकारिणी का एक सदस्य था। ठीक है, और इस स्थायी बंदोबस्त को 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र इन पर लागू किया। कब? 1793 में। और ये काम इसने एक ब्रिटिश अधिकारी था, जॉन सोर, इसके सहयोग से किया। ये जॉन सोर की विचारधारा से काफी प्रभावित था, इसी संदर्भ में इसने उसका सहयोग भी लिया। ठीक है, अब बात करेंगे हम, ये तो 93 में इसने लागू कर दिया स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो इसके क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्य को देखते हुए इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, तो ये चीज हम देखते हैं। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो सबसे पहले तो इसका एक ही उद्देश्य था कि भाई जो भी हमको धन प्राप्त हो रहा है, जो भी भू राजस्व प्राप्त हो रहा है, तो इससे पहले क्या हो रहा था कि छूट-मूट कभी मतलब 40% हो गया, कभी 50% हो गया, तो इस टाइप से इनकी जो आवश्यकता थी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक स्थायी रूप से मतलब फिक्स कर दिया जाए, कोई जैसे 50,000 60,000 कोई भी फिक्स कर दिया जाए, और फिक्स इतनी राशि हर साल आती रहे। अब जब फिक्स राशि आते रहेगी तो उस हिसाब से अपना मेंटेनेंस मतलब अपना प्रबंधन संचालित करेंगे। ठीक है, तो भू राजस्व की राशि स्थायी रूप से प्राप्त करना। इनका पहला उद्देश्य था कि भू राजस्व की जो राशि है स्थायी रूप से प्राप्त होती रहे। ठीक है, और आगे देखें तो एक ऐसे भारतीय वर्ग का समर्थन प्राप्त करना था इनको, जो ब्रिटिश प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो आर्थिक कार्य मतलब भू राजस्व से संबंधित जो कार्य है उसमें इनका सहयोग कर सके। तो एक भारतीय समर्थक वर्ग की
चाह थी इनको भारतीय समर्थक वर्ग तैयार करना। ठीक, अभी ये इन्होंने किस रूप में किया, तो जमींदारों के रूप में, जमींदारों का सहयोग लेके जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया और इनसे सहयोग के माध्यम से भू राजस्व की राशि स्थायी रूप से प्राप्त करते हैं लोग। ठीक है, इसके अलावा भी इनके क्या उद्देश्य थे, तो इनके उद्देश्य और भी देखेंगे हम। ये तो हो गया भारतीय वर्ग तैयार करना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो प्रशासनिक जो कठिनाइयां थी, जो राजस्व वसूलने में जो प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो प्रशासनिक कठिनाइयों से बचना। ठीक है, ये भी इनका एक उद्देश्य था। जैसे अब ये लोग खुद स्वयं जाके राजस्व वसूल करेंगे एक एक घर से, तो काफी बड़ा प्रशासन और काफी सारे अधिकारी, इन सब की जरूरत होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने जमींदार वर्ग के साथ समझौता कर लिया और उनसे कहा कि आप लोग वसूल करिए, अपने मतलब जो राजस्व वसूल करिए, और ये सीधे जमींदार से ले लिया करते थे इकट्ठे। तो ये प्रशासनिक कठिनाइयों से भी बच गए। इसके अलावा एक उद्देश्य और था, कृषि का विकास, कृषि का विकास करना। अब आप बोल रहे होगे कि ये वाला पॉइंट कुछ जम नहीं रहा है, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए जो पॉइंट थोड़ा हटके रहता है इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे ये तो नॉर्मल पॉइंट है, तो क्वेश्चन कभी पीटी में देख लीजिए आप, तो क्वेश्चन ऐसे ही पॉइंट से आते हैं जो थोड़ा हटके है, जो थोड़ा यूनिक है। तो यहाँ से ये पॉइंट सबसे यूनिक लगता है कि कृषि का विकास करना, स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य था कृषि का विकास करना। ऐसा पीटी में आ जाता है सीधा सीधा, और हम लगते हैं कृषि का विकास करना, ये कोई पॉइंट हुआ, ये गलत है, लगा देते हैं हम गलत, और वहां पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि का विकास करना इसका उद्देश्य था। ये कैसे, तो देखिए जो कॉर्नवालिस था, इसने सोचा कि जब हम स्थायी रूप से किसान से स्थायी रूप से हम भू राजस्व वसूल करेंगे, तो उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूं, क्योंकि भाई इसको तो मतलब जैसे मान लीजिए 50 केजी, इसने 50 केजी फिक्स कर दिया, स्थायी कर दिया कि आपको 50 केजी देना ही देना है, जितना भी उत्पादन कर लीजिए, भले उत्पादन 60 केजी हो तो भी 50 देना है, 100 केजी हो तो भी 50 देना है। तो किसान के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि चलो मैं 100 केजी उत्पादन करता हूँ, 50 दूंगा, 50 मेरे पास बचेगा। तो इस तरह से कृषि का विकास होगा। ठीक है, ऐसा कॉर्नवालिस का मानना था, कॉर्नवालिस का ऐसा मानना था। कॉर्नवालिस ऐसा सोचता था कि इस टाइप से मतलब किसान अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो गए, और इस टाइप से किसानों का मतलब उत्पादन ज्यादा होगा तो उनके पास अधिशेष बचेगा, इस टाइप से फिर वो निवेश करेंगे कृषि पे, फिर कृषि इस टाइप से विकास होगा कृषि का। ठीक है, तो कृषि का विकास होगा, ये भी एक पॉइंट है इसमें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे इसकी विशेषताओं पर, हम इसकी विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। ये वाले पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको साफ कर देते हैं। और जैसे इसकी विशेषताओं पर बात करते हैं, तो इसकी विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहले विशेषता तो थी कि इन्होंने एक स्पष्ट भू राजस्व में भूस्वामी की पहचान की जमींदार के रूप में। जमींदार को इन्होंने भूस्वामी बनाया, भूमि का स्वामी। ठीक है, ये तो इनकी एक विशेषता होगी। इसके अलावा जैसे स्थायी रूप से जो भी भू राजस्व वसूल कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने जितना भी भू राजस्व वसूल किया, जैसे इसमें 3 पक्ष होते थे भू राजस्व में, एक तो सरकार हो गई, ठीक है, इसके अलावा जमींदार वर्ग और किसान, जिससे ये अंततः लेते थे किसान। ठीक है, तो जमींदार से भू राजस्व के रूप में भू राजस्व जितना भी लेते थे, तो इनमें सरकार और जमींदार इसका जो
हिस्सा था वो निर्धारित था कि भाई हमको इतना मिलना है। जैसे इन्होंने किसान से वसूल किया 11 रुपए, ठीक है, 11 रुपए वसूल किया, तो 11 में से 10 रुपए सरकार को प्राप्त होगा, ठीक है, और 11 में से एक जो है ये जमींदार को प्राप्त होगा। तो इस टाइप से सरकार और जमींदार इनका हिस्सा निर्धारित था, इनका हिस्सा बिल्कुल फिक्स था कि भाई 11 रुपए आने तो 10 इनको जाना, 1 इसको जाना। लेकिन ये किसान का कुछ निर्धारित नहीं था कि इसको कितना मिलना है, इसके पास कितना बचेगा, इसका कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं था। तो इसकी एक विशेषता है कि सरकार और जमींदार इनका हिस्सा निर्धारित कर दिया गया, इनका हिस्सा फिक्स कर दिया गया कि आपको इतना मिलना है, ठीक है। हम इसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे इन्होंने भू राजस्व को भूमि का किराया बना दिया, मतलब इसको समझते हैं। भू राजस्व को भूमि का किराया मतलब रेंट, ठीक है। आप जैसे स्टडी करते होगे बाहर बड़े शहरों में रह के, जहाँ भी होगे, तो आप रेंट देते होगे। आपका रूम मालिक ने फिक्स कर दिया है कि भाई आपका रेंट 10,000 है, आपको महीने में 10,000 देने। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपके घर से आपके पास कितना आ रहा है। अगर से आपके पास इस महीने 15,000 आए हैं तो भी आपको 10,000 देने, आपके पास 20,000 आए तो भी 10,000 देने हैं। तो ये फिक्स कर दिया है। तो इसी टाइप से भू राजस्व को इन्होंने भूमि का किराया बना दिया। इसको हम समझते हैं ब्रिटिश पूर्व भारत और ब्रिटिश भारत। देखिए, इसको समझने के लिए हम इतनी मेहनत लगा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ब्रिटिश पूर्व भारत में क्या होता था कि भू राजस्व जो है उत्पादन का हिस्सा होता था। उत्पादन का हिस्सा मतलब जैसे उत्पादन का हिस्सा होता था इससे पहले, जब ब्रिटिश नहीं आए थे उससे पहले। जैसे हमारे पास 100 केजी अनाज का उत्पादन हुआ, ठीक है, 100 केजी अनाज का उत्पादन हुआ, तो इन्होंने 50% के साथ 50% फिक्स कर दिए। किस पर? उत्पादन पर। अब हमारे पास 100 केजी हुआ, तो इसमें से 50 केजी सरकार को देना है, ठीक है, और 50 केजी किसान के पास रह जाए, उस किसान के पास, ठीक। अब जैसे 1000 केजी उत्पादन हुआ है, तो उसमें से 50% 500 केजी। तो इस टाइप से चल रहा है, उत्पादन का हिस्सा है। किसका? उत्पादन का। लेकिन ब्रिटिश भारत में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश भारत में एक किराया बना दिया इन्होंने, भू राजस्व को भूमि का किराया बना दिए। कैसे? इन्होंने फिक्स कर दिया है कि भाई हमको 50 केजी देना है, ठीक है, 50 केजी हमको देना है, चाहे आपके पास उत्पादन कितना भी हो। मान लीजिए किसान के पास उत्पादन हुआ 100 केजी का, तो 50 केजी इसको दे दिया। लेकिन अगर इसके पास 60 केजी उत्पादन हुआ है, किसी कारण से उत्पादन घट गया है, तो भी 50 केजी देना ही देना है, ठीक है, 50 केजी देना ही है। अब इसके पास 10 केजी ही बचा। अभी इसमें अपना गुजारा कैसे करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। जैसे इससे पहले हो रहा था कि भाई इस बार 100 केजी हुआ, देखिए यहाँ पर जैसे 60 केजी हुआ, ठीक है, तो 60 केजी हुआ, तो इससे पहले होता था कि उसका 50%, कितने का? जितना उत्पादन हुआ उसका 50%। तो 60 केजी उसका 50, 30 होता, 30 देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर इन्हें तय कर दिया कि 50 केजी देना है, आपके पास उत्पादन कितना भी हो, इनसे इनको मतलब नहीं है। तो भू राजस्व को भूमि का किराया बना दिया है, रेंट बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में देखेंगे हम, ये तो हुई किराए की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे तो ये हुई भू राजस्व की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में कि भूमि को इन्होंने खरीद बिक्री के योग्य बना दिया। भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बना दिया, मतलब कि जैसे किसान की भूमि है, तो उसके ऊपर कोई कर्जा हो गया, किसी प्रकार की आपत्ति हुई, तो अब ये इसको मतलब बेच सकते हैं, उनके पास अधिशेष हो गया तो खरीद सकते हैं। खरीद बिक्री के योग्य बना दिया। खरीद बिक्री, तो खरीद बिक्री के योग्य बना दिया भूमि को, और भूमि पर से इनके परंपरागत अधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। जो पहले से इनके बहुत समय से इनके अधिकार थे भूमि के ऊपर, तो इनको समाप्त कर दिया, क्योंकि वो अधिकार तो लगभग जमींदार के पास चले गए।
ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये वाले पॉइंट्स को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखे हम, तो स्थायी बंदोबस्त के तहत 1794 में एक कानून आता है, जिसको बोला जाता है सूर्यास्त कानून, ठीक है। इस कानून के तहत जो जमींदार रहते हैं, तो जमींदारों को एक कठोर निर्देश रहता है कि एक तारीख, जो तारीख उनको दे दी गई है, मान लीजिए कि 20 तारीख दे दी गई, मतलब 20 फरवरी दे दी गई इनको, कि 20 फरवरी तक आपको भू राजस्व की पूरी जो राशि है वो जमा करनी है, ठीक है। अगर से इन्होंने 20 तारीख के सूर्यास्त तक, सूर्यास्त मतलब शाम का जो टाइम होता है जब सूर्य डूबता है, तो 20 तारीख के सूर्यास्त तक आपने अगर से भू राजस्व की पूरी राशि हमारे पास जमा नहीं की, तो आपकी जो जमींदारी नीलाम कर दी जाएंगी, ठीक है। तो अगर से ये उस निश्चित समय के सूर्यास्त तक भू राजस्व की पूरी राशि अंग्रेजों के पास जमा नहीं करते थे, तो ये उनकी जमींदारी को नीलाम कर देते थे, और उस नीलामी के बाद वो जमींदारी किसी दूसरे सेठ साहूकार जो दूर रहते उनको बेच दी जाती थी। तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, और इसी से निकल के आती है एक नया कॉन्सेप्ट, अनुपस्थिति जमींदारी, उसको भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो सूर्यास्त कानून यहाँ से निकल कर आता है। ये तो होगी इसकी विशेषताओं की बात। अब इसके परिणाम देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणामों को देखते हैं हम, ठीक है। हम परिणामों की बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव परिणाम क्या रहे, जैसे इन्होंने भू राजस्व की राशि निश्चित कर दी, निर्धारित कर दी कि भाई इतनी देनी है, तो इन सब चीजों से राज्य की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राज्य की आय फिक्स हो गई कि भाई इतनी हमारी आय है, उस हिसाब से खर्चा चला रहे हैं, अपना प्रबंधन कर रहे हैं, तो राज्य की आय फिक्स हो गई, ठीक है। अब चाहे राज्य में अकाल आए, कोई आपदा आए, या किसी प्रकार का कोई संकट आए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके पास जो भू राजस्व की जो राशि थी वो स्थायी रूप से इनके पास आते रहेंगी। तो अकाल से इनको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अकाल हो गया, मतलब कृषि क्षेत्र में अकाल आ गया, उत्पादन नहीं हो पाया किसी भी कारण से, वर्षा नहीं हुई या किसी प्रकार की कोई बीमारी लग गई खेत में, जैसे धान के खेत में, गेहूं के खेत में उत्पादन नहीं हो रहा है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो अकाल पड़े कोई मतलब नहीं है, इससे राज्य की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपदा है, इससे भी राज्य की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है ब्रिटिशों की दृष्टि से। तो इनके लिए प्रशासनिक जो कार्य थे ये आसानी से संचालन करने में इनके पास जो धनराशि थी ये पर्याप्त मात्रा में और स्थायी रूप से आते चलेगी, ठीक है। इसके बाद हम नेगेटिव पॉइंट पे बात करेंगे। तो जैसे भारतीय कृषि थी, भारतीय कृषि, तो इसके उद्देश्य में हम देखे थे कि भारतीय कृषि का जो है विकास करना भी एक इसका उद्देश्य था, लेकिन कृषि का विकास नहीं हुआ। जैसा कि कार्नवालिस ने सोचा था कि किसान इससे प्रोत्साहित हो गए और अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो गए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन्होंने जो स्थायी राशि जो फिक्स की थी, तो ये राशि इतनी थी कि भाई उत्पादन करे कितना करे। तो इन सब चीजों से भी कृषि पर इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। और इसके साथ साथ किसानों पर भी इसका काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। किसानों का यहाँ पर शोषण होता है, किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। कैसे? किसान है, किसान से लेने जा रहे हैं भू राजस्व की राशि वसूलने। अब किसान के पास उस समय में अकाल पड़ा हुआ है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन जमींदारों को तो वसूलना ही, क्योंकि उनको 1/11 भाग इनको भी प्राप्त होना है, तो ये अपने लाभ के लिए। दूसरी बात, अगर से ये किसानों से भू राजस्व की राशि वसूल कर मतलब अंग्रेजों को नहीं देंगे समय पर, तो इनकी जो जमींदारी है ये भी नीलाम हो जाएंगी। तो
इस कारण से जमींदार जो है किसानों के साथ शोषण करते थे, तो ये किसानों का शोषण भी होता है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट देखने में मिलता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अनुपस्थिति अनुपस्थित जमींदार। अनुपस्थित जमींदार, तो ये क्या होता है, तो ये क्या होता है ये भी देखते हैं। अनुपस्थित जमींदार, ये वाला कॉन्सेप्ट उभर कर आता है इस स्थायी बंदोबस्त की इस पद्धति में। जैसे हमने इससे पहले देखे थे 1794 में जो सूर्यास्त कानून आया था, उसके तहत कहा गया था कि भाई एक निश्चित तारीख तक अगर से आपने हमको भू राजस्व की राशि नहीं दिए तो उस तारीख के सूर्यास्त तक हमने नहीं दिया अगर से हमारे को भू राजस्व की राशि, तो उसके बाद आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएंगी। और वो जमींदारी जब नीलाम होती थी तो उसको फिर बेच दिया जाता था किसको, या वो जमींदारी किसको दे दी जाती थी, जो दूर शहरों में सेठ साहूकार बैठे हैं वो लोग उसको खरीद लेते थे। अब जो दूर स्थित सेठ साहूकार है वो जमींदारी खरीद लेंगे, वो कभी गांव आए नहीं, गांव के लोगों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। वो वहां से उनको तो चाहिए सिर्फ जितनी भी राशि फिक्स की गई वो राशि लेना उनको किसी भी तरह से, और इस श्रृंखला में काफी बिचौलियों के माध्यम से अब वो वहां से अपना कार्य संचालन कर रहे हैं। तो भू राजस्व की राशि के लिए बीच में किसी को रख लिए, फिर उसके आगे फिर और कोई है, तो यहाँ से बिचौलियों की भी एक श्रृंखला बनती चलती है। तो इन बिचौलियों की श्रृंखला और ये जो दूर स्थित जमींदार है, तो ये जो उभर के आते हैं इसी को बोलते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है अनुपस्थिति जमींदार, अनुपस्थित जमींदारी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बिचौलियों की भी काफी श्रृंखला उभर कर आती है और इसमें भी किसानों का काफी शोषण होता है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि स्थायी बंदोबस्त से जो ब्रिटिशों की आवश्यकता थी वो पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। जो स्थायी रूप से जो राशि आ रही थी इससे ब्रिटिशों की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनकी आवश्यकता इतनी बढ़ती जा रही थी कि इनकी आवश्यकता की इन सब चीजों से पूर्ति नहीं हो रही थी। इसीलिए आगे चल के एक नई भू राजस्व नीति लेकर आते हैं जिसको बोलते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो अब इसके बाद हम देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो यहाँ पर हमने बात की है स्थायी बंदोबस्त की, इसकी पृष्ठभूमि देखे हमने, उद्देश्य देखे, विशेषता देखे, परिणाम देखे। परिणाम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों परिणाम देखे हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे रैयतवाड़ी को। तो ये हो गई हमारी स्थायी बंदोबस्त की बात। अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट और है कि स्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। 19% क्षेत्र में ब्रिटिश भारत के कितने 19%। तो ये 19% तो कौन कौन से क्षेत्र थे, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो एग्जाम कभी कभी क्षेत्र के नाम दे देता है कि कौन सा क्षेत्र स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत नहीं आता है, या कौन से क्षेत्र को स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इन क्षेत्र में एक तो बंगाल था, एक बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन में बटे हुए थे उस समय, ठीक है। तो ये बनारस डिवीजन जो था, बनारस डिवीजन, और इसके अलावा कर्नाटक का उत्तरी भाग, मतलब उत्तरी कर्नाटक। तो ये नामों को अच्छे से याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन, और इसके अलावा कर्नाटक का उत्तरी भाग, उत्तरी कर्नाटक। तो ये 19% क्षेत्र में आते थे स्थायी बंदोबस्त जहाँ पर लागू थी। तो ये हमने बात की है स्थायी बंदोबस्त की जमींदारी प्रथा के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे रैयतवाड़ी और मालवाड़ी पर, क्योंकि उन दोनों को भी हम इसी में समझाने लग जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो ठीक है।